हे गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विजन की 21 एंड 22 अप्रैल की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। थोड़ा सा वो रहेगा, थोड़ा सा डिले हो सकता है मैगजीन्स में, बट कोशिश पूरी करूँगी कि लेके आऊँगी डेली। फाइन, एक सेकेंड। तो चलिए आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट कर दे। दैट इज द कैबिनेट अप्रूव्ड सब्सिडी फॉर यूरिया प्रोडक्शन विया द कोल गैसिफिकेशन। देखो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है, अगर हम कोल गैसिफिकेशन की प्रोसेस को देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। अब क्योंकि यूरिया सब्सिडी की बात करें तो इकोनॉमी में कवर होगी। फाइन, तो चलिए हम इसके देखते हैं कि क्या न्यूज़ में है। देखो, अभी का जो यूनियन कैबिनेट है उसने एक स्कीम अप्रूव करी है जिसमें सिंपल बात है कि हम यूरिया में सब्सिडी तभी प्रोवाइड करेंगे अगर वो यूरिया हम प्रोड्यूस करें थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोल गैसिफिकेशन। ठीक है, और ये कोल गैसिफिकेशन के थ्रू जो यूरिया प्रोड्यूस करी है वो कौन कंपनी करी है? तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जिसकी वर्थ 13,000 करोड़ है। फाइन, अब आप देख सकते हो जो TFL दैट इज तालचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये ज्वाइंट वेंचर कंपनी है 4 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की। एक तो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की, एक गेल इंडिया लिमिटेड की, कोल इंडिया लिमिटेड और फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की। फाइन, तो थोड़ा सा आपको इस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल पता ना करो, थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब देखो, कोल गैसिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जाता है। कोल गैसिफिकेशन में हम क्या करते हैं? जो कोल को कन्वर्ट करते हैं सिंथेसिस गैस में। अगेन गाइस, सिंथेसिस गैस वेरी इंपॉर्टेंट कि सिंथेसिस किस किस का मिक्सचर होती है? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको इन तीनों गैस के नाम पता होना चाहिए। फाइन, तो सेम गैस को हम डिफरेंट अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में भी, केमिकल प्रोडक्ट्स बनाने में भी और फर्टिलाइजर्स बनाने में। ठीक है, अब इसका मूव क्या मतलब कि हम क्यों चाह रहे हैं कि जो कोल गैसिफिकेशन की प्रोसेस को हम इतना ज़्यादा सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इससे क्या तो यूरिया के इम्पोर्ट पे जो हम डिपेंडेंट है वो रिड्यूस होगा नियर अबाउट 12.7 लीटर मिलियन टन पर एनम, जिसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज की सिम ऑफकोर्स, या आपको पता है हम इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेक्स में क्या करते हैं, मतलब कि पैसा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हम नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं उस पर डिपेंडेंसी घटेगी। इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो फर्टिलाइजर्स ज़्यादा हम अवेलेबिलिटी करा पाएंगे फार्मर्स के पास। इसके अलावा हम ट्रांसपोर्ट सब्सिडी उसको सेव कर सकते हैं क्योंकि हमें यूरिया को सप्लाई करना है ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अब आपको यूरिया सब्सिडी का पता है, यूरिया हम फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं एट अ स्टैट्यूटरी नोटिफाइड, जो आपको MRP पे करते हैं। डिफरेंस जो भी होता है ना, सिंपल बात यह है कि सपोज करो हमने अगर यूरिया का प्राइस 20 रुपये किलो है, ठीक है, और हमने सब्सिडी दे रहे हैं कि यार 10 रुपये किलो हमको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो 10 रुपये का जो गैप है वो जो गवर्नमेंट है वो उनको दे देती है, मतलब फार्मर को दे देती है। तो डिफरेंस बिटवीन द डिलीवर्ड कॉस्ट ऑफ द फार्म फर्टिलाइजर एट फार्म गेट एंड द नेट मार्केट रियलाइजेशन बाय द यूनियन इज गिवन एज अ सब्सिडी। ठीक है, तो वो एज हम सब्सिडी दे देते हैं टू द यूरिया मैन्युफैक्चर इंपोर्टर बाय द गवर्नमेंट। फाइन, नेक्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। दैट इज द सुप्रीम कोर्ट सेट्स टाइमलाइन फॉर द गवर्नमेंट टू क्लियर जजमेंट। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन सेट करते हैं गवर्नमेंट के लिए कि आप बता दो क्या क्या जज के नेम्स है। ये जो हमारी न्यूज है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में करोगी। अभी क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइमलाइन रखी है सेंटर के लिए कि टू क्लियर द नेम्स रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट कोलिजियम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि हाई कोर्ट में कितनी तरह वैकेंसीज हैं, तो हाई कोर्ट कोलिजियम के द्वारा जो भी जजेस के अपॉइंटमेंट का नाम रिकमेंड किया गया है, तो अब सेंटर को टाइमलाइन देते हैं, बता दो कि किसको फाइनली अपॉइंट करना है। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन आपको पता है कि गवर्नमेंट के द्वारा भेजी गई थी कि अपॉइंटमेंट को हमें 3 से 4 वीक्स में करना है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऑलमोस्ट हाई कोर्ट्स में 40% वैकेंसी है, जिसकी वजह से जो लार्जर हाई कोर्ट्स हैं वो अपनी मतलब कि अगर 100 लोग की वहाँ जरूरत है तो 50% स्ट्रेंथ में अपना काम कर रहे हैं। कोलिजियम सिस्टम आपको पता है कि सिस्टम एक जहाँ पे एक कमेटी होती है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, 4 सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और 3 मेंबर्स होते हैं हाई कोर्ट के। अगर हमने किसी हाई कोर्ट में जज को अपॉइंट करना है, फाइन, वो डिसीजन लेते हैं कि हमें जजेस को ट्रांसफर करना है सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में। 3 जजेस का केस आया था 1981 से 1998 में, जिसने कोलिजियम सिस्टम को सेट कर दिया था फॉर अपॉइंटिंग जजेस। आई थिंक ये आपको पता ही होगा। ठीक है, फिर अभी रिलेटेड न्यूज में सुप्रीम कोर्ट ने किया था आर्टिकल 224A को इन्वोक किया, जिसमें उन्होंने रिटायर्ड जज को अपॉइंट किया एज एन एड होक जज टू द हाई कोर्ट। आपको पता है ना कि जो रिटायर्ड जज को हम एज सच अपॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन 224A आर्टिकल को इन्वोक करके हमने क्या किया, रिटायर्ड जज को अपॉइंट किया एज एन एड होक जज टू द हाई कोर्ट, जहाँ पे पेंडिंग केसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आर्टिकल 224 कॉन्स्टिट्यूशन को अलाउ करते हैं कि हम जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का, वो किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं एज अ जज, जो एज अ जज ऑफ कोर्ट बट किसकी उससे प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, इसने हमने पहले भी इस आर्टिकल 224 को 3 बार इन्वोक किया गया बिकॉज हमें कहीं ना कहीं क्या है, जजेस की कमी हो जाती है बिकॉज पेंडिंग केसेस बहुत ज़्यादा है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिलीजेस द ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2021। देखो ये जो हमारी न्यूज़ है एनवायरमेंट में कवर होगी। अभी ये जो रिपोर्ट असेस करता है कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, मतलब कि
दिस रिपोर्ट assesses the direction energy demand and कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस आर टेकिंग 2021। मतलब 2021 में हमारी एनर्जी डिमांड कितने होने वाली और हमारे एमिशंस कितने होने वाले, इस रिपोर्ट असेस करती है। अब हम सबसे पहले इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, हम काफ़ी बार पढ़ते रहते हैं। आई थिंक आपको अब तक ये समझ में आना चाहिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कब क्रिएट हुई, किस तरह की बॉडी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये 1974 में क्रिएट की गई थी, सो दैट हम क्या कर सके, जो पूरी ग्लोबली जो भी मेजर डिस्ट्रप्शन है सप्लाई ऑफ ऑयल में, उसको हम कोऑर्डिनेट कर सके। ये इट इज़ अ हार्ट ऑफ ग्लोबल डायलॉग ऑन एनर्जी, किस तरह से हम एनर्जी पर डिस्कशन कर सके। पूरा वर्ल्ड अथॉरिटेटिव एनालिसिस करते हैं, पॉलिसीज को रिकमेंडेशन देती है और कंट्रीज की हेल्प कर सकते हैं, सो दैट सस्टेनेबल वे में हम एनर्जी का एसेस रख सकें। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर बना है कब से, 2017 में। ठीक है, एसोसिएट मेंबर बना। ठीक है, तो आपको पता नहीं चाहिए इंडिया कैसा मेंबर है, परमानेंट मेंबर है, ऑब्जर्वर है, एसोसिएट मेंबर है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जरा देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या है। दैट इज अ ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट। फाइंडिंग देखिए, जो ग्लोबल एनर्जी डिमांड है वो हमारी 2021 में 4.6% बढ़ने वाली है और 2020 में 4% कॉन्ट्रैक्ट हुई थी। आपको पता है क्यों हुई थी, कोविड की वजह से। जो कोल डिमांड है वो भी हमारी 2021 में 4.5% बढ़ने वाली है और एशिया में सबसे ज़्यादा बढ़ी है, मतलब कि 80% जो ग्रोथ हो रही है ना, मतलब कि कोल की डिमांड, वो एशियन रीजन में हो रही है। चाइना अकेले में 50% ग्रोथ है कोल की डिमांड की। इसके अलावा 2020 में आपको पता ही होगा कोविड की वजह से रिवर्स हुआ था, 80% डिमांड में ड्रॉप हुई थी। ग्लोबल एनर्जी जो रिलेटेड, मतलब एनर्जी का जो हमारे CO2 एमिशंस हैं वो सेकंड लार्जेस्ट एनुअल इंक्रीज ओवर होने, मतलब कि 2021 में एमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं और ये सेकंड लार्जेस्ट होने वाले हैं एनुअल इंक्रीज ओवर। रिन्यूएबल प्रोवाइड करती है कि मोर देन हाफ ऑफ द इंक्रीज इन द, मतलब हम खुद चाह रहे हैं कि जो हमारी ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी वर्ल्ड में हम जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें उसमें एटलीस्ट 50% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करें सोलर PV सेल्स के थ्रू, जो कॉन्ट्रीब्यूट करने वाला 2/3 ऑफ द, मतलब कि अगर हम 50%, अगर आउट ऑफ 100 यूनिट्स में हम 50 यूनिट्स हम क्या करें रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करें, तो हम चाहते हैं तो इसमें से 2/3 एनर्जी है वो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करें। ठीक है, चाइना इज अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट हाफ द ग्लोबल इंक्रीज, मतलब कि रिन्यूएबल सेक्टर में चाइना अच्छा काम करने वाला है, फॉलोड बाय द USA, यूरोपियन यूनियन, इंडिया। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑयल की जो डिमांड है वो थोड़ी कम हो सकती है, बिकॉज हम एमिशन प्रोड्यूस करने वाले, आपको पता है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। इसके अलावा जो ऑयल डिमांड का लेवल था वो पूरा आने वाला है, क्योंकि आपको पता है लास्ट में तो वेस्ट टेक्सास ऑयल का जो प्राइस है वो नेगेटिव में चला गया था, जिसकी वजह से CO2 एमिशंस थे वो मतलब घट गए थे, लेकिन इस बार दोबारा वापस होने वाला, डिमांड बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से CO2 एमिशन है वो दोबारा 1.5% बढ़ सकते हैं। फाइन, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं। इंडिया इलेक्टेड टू 3 की बॉडीज ऑफ UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। देखो, UN इकोनॉमिक सोशल काउंसिल की 3 बॉडीज में इंडिया को इलेक्ट किया गया। ये जो हमारी न्यूज़ है देखो, एक इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। अब आप देख सकते हो वो 3 बॉडीज कौन कौन सी है। UN की बॉडी है, एक है कमीशन ऑफ क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ UN पेमेंट, एक है एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, अब हम जरा इस बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। ये प्रिंसिपल पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, मतलब UN की बॉडी है जो क्या करती है, किस तरह से हम क्राइम प्रिवेंट कर सके, क्रिमिनल जस्टिस, इन सब के फील्ड में देखती है, सारे डिजीजेस लेती है। जो मेंबर स्टेट होते हैं इस, मतलब कि इस कमीशन के जो भी मेंबर्स हैं वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं। इस तरफ जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ UN वुमेन है, ये जेंडर इश्यूज के बारे में काम करती है, समझ में आ रहा होगा नाम से, इसमें 41 मेंबर हैं। इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, ये सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है किसकी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की। इसके अंदर 36 मेंबर्स हैं जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की है। ये क्या करती है, ये इंटर गवर्नमेंटल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, कुछ पॉलिसीज डायरेक्ट करती हैं, किस रिकमेंडेशन देती हैं, और जो भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जो भी एक्टिविटीज होती है उनको मॉनिटर करती है। फाइन, अभी इसका जो 3 साल का टर्म होगा जिसमें इंडिया इलेक्ट किया गया है तीनों बॉडीज में, और इसका जो 3 साल का टर्म है वो कब स्टार्ट होगा, 1 जनवरी 2022 को। लास्ट ईयर इंडिया को इलेक्ट किया गया था इकोनॉमिक सोशल काउंसिल की कुछ और बॉडीज में, दैट इज द UN कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, कमिटी फॉर प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेशन, कमीशन ऑन पॉपुलेशन डेवलपमेंट। तो ऑलरेडी पिछले साल भी 3 जगह इंडिया इलेक्ट हो रखा है। इसके अलावा आपको पता होगा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये UN सिस्टम का हार्ट है, जो क्या करते हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 3 डायमेंशंस में एडवांस करने की बात करता है, इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल। UN चार्टर ने एस्टैब्लिश किया था इकोनॉमिक सोशल काउंसिल 1945 में एज वन ऑफ द 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ यूएन। आपको पता होगा मैंने एक बार डिस्कस किया था UN के 6 मेन ऑर्गन कौन कौन से हैं। एक तो UN सिक्योरिटी काउंसिल है, एक तो UN का सेक्रेटोरिएट है, इकोनॉमिक सोशल को हम पढ़ चुके हैं, UN की ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और UN की जनरल असेंबली। फाइन, नेक्स्ट न्यूज करते हैं, फोस्टिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2021 रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगेन गाइस, जो न्यूज हमारी एनवायरमेंट कवर होगी। ठीक है, देखो रिपोर्ट कौन पब्लिश कर रहा है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फोस्टिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन किसके द्वारा रिलीज की गई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। यहाँ पे आपको फंसाया जाएगा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बीच में। फाइन, अब जाते हैं इंडेक्स क्या करता है, कंट्रीज की परफॉर्मेंस को क्या करता है, मेजर करता है उनके एनर्जी सिस्टम पे, और देखता है कि
कौन सी कंट्री कितनी रेडी है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी पे ट्रांजिशन हो सके, या फिर एनर्जी एफिशिएंसी जो टेक्निक्स है उन पे ट्रांजिशन लेने के लिए कितना रेडी है, सो दैट हम अपना एनर्जी सिस्टम को सिक्योर कर सके, सस्टेनेबल बना सके, अफोर्डेबल बना सके। रिपोर्ट क्या है, ग्लोबल एनर्जी जो ईटीआई स्कोर है, दैट इज द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स स्कोर है, वो इंक्रीज हुई है, मतलब लास्ट 10 साल में इंक्रीज हुआ इन 8 आउट ऑफ द लास्ट 10 ईयर्स। लास्ट 10 साल में से 8 साल में ये जो इंडेक्स है वो इंक्रीज हुआ है। पिछले 10 साल में से 10% कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने मतलब कंसिस्टेंटली जो गेन करी हैं, ठीक है, और जो फोकस करें क्लाइमेट गोल्स पे। इंडिया और चाइना कलेक्टिवली, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ग्लोबल एनर्जी डिमांड सबसे ज़्यादा यहीं पे, तो 1/3 जो एनर्जी डिमांड है वो इंडिया और चाइना के कलेक्टिवली है, जिसकी वजह से इनको इंप्रूवमेंट करने की बहुत ज़्यादा जरूरी है। डिस्पाइट जो कोल का बहुत ज़्यादा यूज़ है, लेकिन स्टिल ये काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हमें एनर्जी ट्रांजिशन करना है तो इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, इन्वेस्टमेंट को डबल करना पड़ेगी। 2010 में हम $250 बिलियन गए थे, और हमें 2020 तक इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो $500 बिलियन करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा कहीं पे लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी तक इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस नहीं है, तो उन लोगों की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हुई है, मतलब कि 2019 में ये डिक्लाइन हो गया, 770 मिलियन हो गया, जो कि लोएस्ट ऑन द रिकॉर्ड। फाइन, सजेशन ये कि हमें क्या करना चाहिए, हमें एक तो रेडी रहना चाहिए सो दैट हम ट्रांजिशन कर सके, और ऑन एट एंड हमें कुछ इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए, इक्विटी, जॉब्स, पब्लिक हेल्थ। और वो कैसे कर सकते हैं, अगर हम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में कोलैबोरेट करते हैं, या फिर हम चाहते हैं गोइंग बियॉन्ड, सो दैट हम अपना डीकार्बोनाइज कर सकें हमारा एनर्जी सिस्टम, जो भी कार्बन एमिशन उनको कम कर सकें, ठीक है। आप देख सकते हो क्या क्या परफॉर्मेंस पे हम एनर्जी ट्रायंगल है जिससे सिक्योरिटी असेस होना चाहिए। बस सिंपल बात ये कि अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एनर्जी जो इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को क्या क्या रिलीज किया है, तो उसमें क्या क्या चीज़ों से मेजर करते हैं कि कौन कंट्री कितना सिक्योरिटी है, असेस करती है एनर्जी का, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखती है, ठीक है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ, इन तीनों पैरामीटर्स पे करते हैं। ट्रांजिशन रेडीनेस में कुछ ये डायमेंशन दिखती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कौन सी कंट्री कितना कर रही है, कितना वहाँ पे पॉलिटिकल कमिटमेंट है, रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं, इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस कैसे, जो इन सबको देख रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ठीक है, ये सब इनको देखती है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इनोवेटिव बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, ह्यूमन कैपिटल, कंज्यूमर पार्टिसिपेशन कितना है, एनर्जी सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सब पैरामीटर्स हैं जो हमारा इफेक्ट करते हैं। फाइन, अब हम बढ़ते हैं छोटी छोटी न्यूज़ पे। सबसे पहला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। अभी जो एनुअल इंडेक्स है किसके द्वारा रिलीज किया गया है, बाय द इंटरनेशनल जर्नलिज्म नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी है, दैट इज अ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। देखो ये हमने लास्ट ईयर भी किया था, जब मैंने आपको पीटीसी 65 प्राइस है सोशल इश्यूज की, ठीक है। इंडेक्स 180 कंट्रीज को रैंक करती है, जिसमें टॉप नॉर्वे करती है, हमेशा नॉर्डिक कंट्रीज टॉप में रहती है, फॉलोड बाय द फिनलैंड एंड डेनमार्क। इंडिया का जो रैंक है 142 है, जो पिछले साल भी नहीं था। रिपोर्ट ये बताती है कि इंडिया मतलब कि बैड क्लासिफिकेशन में है विद ब्राजील, मेक्सिको एंड रशिया। नेक्स्ट है मतलब कि जो हमारी प्रेस है वो उसमें फ्रीडम बहुत कम है, इतना मतलब ये है। नेक्स्ट है बोआ फोरम फॉर एशिया। रिसेंटली के चाइना की जो एनुअल बोआ फोरम है वो कंक्लूड हुई है बोआ में, जो कि कोस्टल रिजोर्ट है चाइना का। ये BFA इस बिल्ड, ये एशियन वर्जन है किसका, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। ये इसका एम ये कि हम क्या करते हैं, जो भी गवर्नमेंट, एंटरप्राइजेस, एक्सपर्ट, स्कॉलर्स हैं, मतलब वहाँ सब इकट्ठे आते हैं, बातचीत करते हैं, सो दैट हम इकोनॉमी, सोसाइटी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस कर सकें। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ वर्कर्स फाइटिंग द कोविड-19। अभी क्या, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इस इंश्योरेंस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया 1 साल के लिए। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम आपको पता ही होगा, क्योंकि 2020 में इसको अनाउंस किया गया था एज अ कोविड रिलीफ पैकेज। ये क्या करता है, 50 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है हर एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का, जो भी या तो कोई नर्सेज हो, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हो, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं कोविड-19 पेशेंट से, ठीक है। इसके अंदर वो भी है, अगर सपोज फॉर कोविड-19 से लड़ते लड़ते किसी का लॉस ऑफ लाइफ हो जाए तो भी उनको वो पैसे देगा। नेक्स्ट है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। अभी क्या इंडिया का है, इसका 5th सेशन होस्ट करेगा, दैट इज द ऑफ द कोडेक्स कमिटी ऑन स्पीसीज एंड द culinary हब, जो एस्टेब्लिश हुआ है अंडर द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। स्पीसीज बोर्ड इंडिया वो सेक्रेटेरिएट है और ऑर्गेनाइज, मतलब कि ये सेशन जो ऑर्गेनाइज करेगा वो कौन करेगा, स्पाइसेस बोर्ड इंडिया। अब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में 1963 में सेटअप किया गया था, और ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और WHO के द्वारा ज्वाइंटली एस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। ये क्या करते हैं, इसको फूड कोड भी बोलते हैं। इट इज द कलेक्शन ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस, कोड और किस तरह से हम अपने कंज्यूमर्स की हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और फूड के ट्रेड में फ्री एंड फेयर प्रैक्टिसेस को इंश्योर कर सकते हैं। ये इस पे स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करता है, गाइडलाइंस सेट करता है। नेक्स्ट है ब्लू नेचर एलियंस। ये कोलैबोरेशन है जो किसके द्वारा लीड किया जाता है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, पीयू चैरिटेबल ट्रस्ट, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, मिनरो फाउंडेशन एंड रॉबर्ट मिलेनियम अवार्ड। देखो ये कोलैबोरेशन इन 4-5 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लीड किया जाता है। इसका ये कि हमें क्या करना है,
जो वर्ल्ड का जो ओशन है 5 सालों में उनको 5% उनको प्रोटेक्ट करना है और हमें ओशन प्रोटेक्शन को एक्सपेंड करना है, एनहेंस करना है। तो आपको पता है जो इतना मैराइन पोल्यूशन है उन सबको हमने ओशंस को प्रोटेक्ट करना है और हमें फोकस करना है जो वहाँ पे लोग रहते हैं, ओशंस के जो आसपास रहते हैं उनको, लोकल कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट करना है, साइंटिस्ट विद अकेडमी एंड अदर प्रोटेक्ट, ठीक है। एरियस को स्टार्ट किया गया था बाय द टारगेटिंग, मतलब इसको 7 जो ओशन पे पास कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। अंटार्कटिका, फिजी, कनाडा, सीचल्स, पलाऊ एंड वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड त्रिस्तान दा कुना जो कि एक आइलैंड है साउथ अटलांटिक ओशन में। नेक्स्ट है रिस्पॉन्ड, दैट इज द रिसर्च स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। ये इसरो ने अभी अनाउंस किया गया कि वो क्या करेगा, 8 ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करेगा जो आईआईटी दिल्ली के द्वारा स्टार्ट किए गए अंडर इट्स रिस्पॉन्ड प्रोग्राम जो 1 से 3 साल तक के लिए, ठीक है। इसरो ने ये रिस्पॉन्ड प्रोग्राम स्टार्ट किया था 1973 में, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम क्या कर सके, जो भी एकेडमिक या स्टूडेंट्स उनको एनकरेज कर सके कि वो स्पेस रिलेटेड रिसर्च एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। इसके अंदर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यूनिवर्सिटीज या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को हम देते हैं सो दैट हम इसमें अपनी रिसर्च को बढ़ा सकें। नेक्स्ट है नेशनल सिविल सर्विसेज डे। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सब लोग सिविल सर्विसेज की ड्यू एग्जाम कर रहे हो, भी आपका दिन आ गया। हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल सिविल सर्विसेज डे और इस दिन में कंट्री के जो पहले होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल की उन पे, ठीक है, जिन्होंने एड्रेस किया था न्यूली अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस ऑफिसर 1947 में। लास्ट न्यूज़ है एम नरसिम्हा, फादर ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म्स। अभी के जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैं मेदुरी नरसिम्हा वो पास हो गए हैं, मतलब उनकी डेथ हो गई है। ही वॉज द फर्स्ट एंड ओनली गवर्नर जिसको अपॉइंट किया गया था आरबीआई कैडरे से, ठीक है। इन्होंने सर्व किया एज एन इंडियन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कहाँ पे, आईएमएफ पे एंड उसके बाद वर्ल्ड बैंक पे, मतलब कि अब आप देख सकते हो इंडिया की तरफ से इन्होंने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में रिप्रेजेंट हुए हैं। इन्होंने 2 कमिटीज़ को हेड किया था 1991 में भी, आपने देखा होगा नरसिम्हा कमेटी हम सब पढ़ते हैं, ठीक है, 1991 में भी 1998 में भी, जिसका कंट्री के बैंकिंग रिफॉर्म पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है और उन्होंने कुछ एजेंडाज भी सेट किए थे। इनकी रिकमेंडेशन किया था 3 टायर बैंकिंग स्ट्रक्चर इंडिया में, ठीक है, हमें बैंकिंग सेक्टर ओपन करनी है प्राइवेट सेक्टर के लिए और ओनरशिप और मैनेजमेंट जो बैंक की उनको सेपरेट करने का, ये सब जो रिकमेंडेशन थी नरसिम्हा जी ने ही दी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारे जो डेली करंट अफेयर्स हैं 21 और 22 अप्रैल के कंप्लीट होते हैं, बाकी जो 23 अप्रैल के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है वो अभी मैं अपलोड करती हूँ। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट कमेंट करना। तब चलिए बाय बाय, टाटा।